हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। थर्ड टॉपिक इन द सेंस ये थर्ड वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इस चैप्टर से। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद आपकी 15.3 आने वाली है, तो मतलब ये पूरा इंट्रोडक्शन 15.3 के लिए ही हम कर रहे हैं। ओके, तो टॉपिक है मेरा एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। एक एक करके देखते हैं। एनालिसिस तो हम 15.1 एंड 2 में भी करते आ ही रहे हैं। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग ही यही है कि हम इस मैथमेटिकल ब्रांच में अपने डेटा को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड उसको फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। ग्राफिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फर्दर हम उसमें वर्किंग्स कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए एंड मैनी मोर। इसके एप्लीकेशंस तो हमने अच्छे से डिस्कस करे ही थे, है ना। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम एक और बार रिकैप कर लेते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जब हमने चैप्टर स्टार्टिंग में देखा तो हमारे पास ना जो डेटा आया था वो अनग्रुप्ड आया था। क्या आया था? अनग्रुप्ड डेटा मेरे पास आया था। फाइन। अनग्रुप्ड इन द सेंस कि जो मेरा पहला डेटा आया था ना वो ऐसा था कि ये फॉलोइंग डेटा दे रखा है, इसकी आप मीन डेविएशन निकाल लो या इसकी आप मीन निकाल लो, मीडियन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लो या अबाउट मीडियन निकाल लो या स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास ना ऐसा डेटा दे रखा था। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं हम इसे? अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। ठीक है, अब अनग्रुप्ड डेटा के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा ये जो डेटा लिस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। बट क्या हो अगर मुझे किसी बड़ी कंपनी के लिए या किसी यू you नो know, किसी ब्रॉडर सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना हो और वहाँ पे डेटा ऐसा हो 2,2,2,2,2 एंड सो ऑन 100 टाइम्स ऐसे ही 2 दे रखा हो। ये तो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आपकी एनसीईआरटी में कोई ऐसा नहीं है जो 100 टाइम्स 2 हो, है ना। या फिर उसके बाद 3,3,3। इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं कि हमारे पास ये ब्रॉडर डेटा आ गया है। ब्रॉडर डेटा। अब ब्रॉडर डेटा को हम ऐसे अनग्रुप्ड रहन दे के उस पर फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। यानी मैं इसको ऐसे ही रहन दूँ, इसको ऐसे ही हम छोड़ दें और इनकी स्टडीज़ करें, नहीं। इसका हम मीन थोड़ा ना निकाल सकते हैं। मतलब इट वुड बी अ वेरी बिग टास्क, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, फिर वहीं से ना हमने ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी। ग्रुपिंग क्या होता है कि भैया 2 मेरे पास 100 बार है तो यहाँ पे 100 लिख दो, 3 200 बार तो यहाँ 200 लिख दो, ये 500 बार तो 500 बार लिख लो, है ना। तो इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है, एंड ग्रुपिंग भी ऐसे ही नहीं हमने कुछ भी कर दी। ग्रुपिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, यानी जो मेरा ग्रुप्ड डेटा होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक उसकी टाइप होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक उसका होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के बेसिस पे हमारा डेटा ग्रुप्ड हो जाता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माने कि मुझे एक्स आई और एफ आई दे रखा है 3, 4, 5 और यहाँ 10, 12, 16। बेसिकली मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन की जो मेरी डेटा लिस्ट में है उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है कि 3 जो है यहाँ पे 10 बार है, 4 12 बार, 5 16 बार। कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली मुझे ना दिया जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी 0 से लेके 10 तक कॉन्टीन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही है वो 3 है। ठीक है, और 10 से लेकर 20 तक कॉन्टीन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। तो इस टाइप को मैं कहता हूँ कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 0 से लेकर 10 तक कॉन्टीन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी है हर एक ऑब्जर्वेशन की वो 3 है। एंड यहाँ पे हम
एजम्पशन लेते थे कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो मिडल मोस्ट वाली है, ठीक है। ये एजम्पशन हमने यहाँ पे ली थी, तभी हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर पाए थे, है ना। तो ये तो आपने पहले ही देख रखा है कि ग्रुपिंग दो तरीके की होती है, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूअस, से पहले मैंने डिस्कस किया था। अब आज का टॉपिक ये है कि एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में। देखो, एनालिसिस का क्या मतलब है कि हम उसमें ये कैसे पता लगाएं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस है किस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, किस में वेरिएबिलिटी कम है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, या फिर आई वुड से कि कौन ज़्यादा स्कैटर्ड है, कौन ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्जन, डिग्री ऑफ डिस्पर्जन किस में ज़्यादा है। ये सारी बातें एक ही हैं, वर्ड सारे डिफरेंट हैं, बातें सब एक ही हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन किसका कितना ज़्यादा है ना। अबाउट मीडियन एक ही बात है, किसका कितना ज़्यादा है ना। तो ये सब अगर मुझे यानी कि डिस्पर्जन्स मुझे बताने हैं ना, तो मुझे, हमने पहले क्या डिस्कस किया था, मीन डेविएशन डिस्कस किया था डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया था। अब ये दोनों के दोनों हमने डिस्कस किए थे। अब होता क्या है कि मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को निकालने के लिए मुझे मीन चाहिए होता है, राइट। अभी हम उसे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में या फिर प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया था, वहाँ से हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैसे निकालते थे, 1/N समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड अगर यहाँ पे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टीन्यूअस में है तो हम इसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी कर देते थे। आई होप आपको ये याद होगा, है ना, ये तो याद ही होगा आपको। यहाँ पे n हम कैसे निकाला करते थे, n मेरा होता था समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एफ आई, राइट। और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। सिमिलरली हम स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे थे, वो हम कैसे निकाला करते थे, 1/N समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और साथ में एफ आई मल्टीप्लाई कर देते थे, यही होता था। तो ऐसे हम निकाला करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीडियन में हम यहाँ पे मीडियन यानी मीडियन कंसिडर करते थे और इसका फॉर्मूला लगा देते थे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इन दोनों को ही देखना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मीन डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब उसकी जो यूनिट्स हैं वो किसकी यूनिट से मैच कर रही है, मीन और ऑब्जर्वेशन की यूनिट से। यानी जो मेरे डेटा आइटम्स हैं और जो मीन की यूनिट्स हैं उनकी यूनिट्स के सेम यानी उसी के बराबर मेरा मीन डेविएशन निकल के आता है। अब यहाँ पे देखो सिग्मा, अच्छा ये तो मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या देता था मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन देता था, है ना। बिकॉज यहाँ पे तो इसकी यूनिट्स अलग आ जाती, स्क्वायर में आ जाती। स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट्स भी इस पे डिपेंड कर रही है ना, कि क्या यूनिट होगी। अगर ये सेंटीमीटर्स में आ रहा है तो ये सेंटीमीटर में होगा, अगर ये केजीस में आ रहा है तो केजीस में होगा, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड टू अस, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन की भी यूनिट्स वही होगी। बट हम क्या देखते हैं, अगर हमें कंपेयर करना है, अगर हमें कंपेयर करना है कि कैसे हमारा जो डेटा सीरीज़ है उनमें वेरिएबिलिटी किस प्रकार की है ना, वेरिएबिलिटी किस तरह की है, अगर हमें वो कंपेयर करना है तो हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए होगी जिसमें जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट हो यूनिट से, है ना, ऐसी क्वांटिटी चाहिए होगी, है ना। क्योंकि होता क्या है, अगर लेट से मेरे पास कोई भी दो डेटा आइटम्स है, एक सेट ए में मेरे पास डेटा आइटम्स है और एक सेट बी में डेटा आइटम्स है, कोई रैंडमली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डेटा आइटम्स का मतलब क्या है कि इन दोनों ही जो डेटा आइटम्स हैं इनका मीन सेम है, मीन सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि ये मुझे दे रखा है सेंटीमीटर्स में, यानी कि हाइट्स का डेटा आइटम है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास, है ना, उसका डेटा आइटम्स है, और ये वेट का डेटा आइटम्स है। अब कहाँ सेंटीमीटर कहाँ वेट, ये सेंटीमीटर में ये केजीस में, इन दोनों का तो कोई कोरिलेशन नहीं है, बट कोरिलेशन ये है कि इन दोनों का मीन सेम है। तो इस बेसिस पे अब मैं कैसे पता लगा पाऊँगा कि सेट ए और सेट बी एक दूसरे से कंपैरिजन में कितनी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी पर निर्भर कर रहे हैं, कितनी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन पे कितनी डिस्पर्जन हो रखी है।
बिकॉज अगर ये भी सेंटीमीटर्स में होता, ये भी सेंटीमीटर्स में होता, तो पता लग जाता कि हाँ इसकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। बट दोनों की यूनिट्स ही डिफरेंट आ रही है। यूनिट्स डिफरेंट है तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंट आने वाला है, मीन डेविएशन भी डिफरेंट आने वाला है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही है, तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कभी कि इनकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एक दूसरे से कैसे कंपेयर हो रही है, ज़्यादा है, कम है ना, एवरेज है, मतलब सेम है, कुछ नहीं बता पाएंगे हम यहाँ पे। तो इसीलिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए होगी जो बेसिकली यूनिट्स पे डिपेंड ना करे, सेंटीमीटर और किलोग्राम्स में डिपेंड ना करे, उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे जो डेटा आइटम्स मुझे दे रखे। ठीक है, जो डेटा आइटम्स मुझे प्रोवाइडेड है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। ऐसी ही एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ यूनिट्स, क्या कहा मैंने, रिकॉल करिए, द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स पे डिपेंड ही नहीं करती है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम डिनोट सी डॉट वी डॉट से करते हैं। ठीक है, अब इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें पता लग जाता है कि किस में डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ज़्यादा, यानी कि कौन ज़्यादा वेरिएबल है, कौन कम वेरिएबल है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। बताओ कितना आसान सा ये फॉर्मूला है। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे क्या है, मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मेरा मीन है, और इंटू 100 हम कर देते हैं अब, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो मीन मेरा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। यानी कि ये मुझे कभी भी ये नहीं बताएगा कि इसका मीन ज़ीरो, यानी कि इसमें डिस्पर्जन है ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये नहीं बताएगा कि इसमें डिस्पर्जन ही नहीं है, वो ये मतलब कंपेयर करेगा दो डेटा आइटम्स को, किसमें ज़्यादा डिस्पर्जन है, किसमें कम है। ठीक है, फाइन, तो ऐसे ही हम देखने वाले हैं। और एक बात करें तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जहाँ पे मीन जो है वो सेम रहने वाला है। क्या सेम रहेगा, मीन उनका सेम होना चाहिए, यानी सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर मोस्ट वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी सेम, मीन इनका सेम हो तो हम वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लगा सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। लेट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस है, यानी कि दो डेटा आइटम्स की लिस्ट दे रखी है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कितना होगा, सिग्मा 1 अपॉन उसका जो मीन आया है दैट एंड इनटू 100, है ना, ऐसे ही निकालते हैं। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना होगा, ये होगा सिग्मा 2 अपॉन जो मीन हम निकालेंगे इनटू 100, राइट, यही होगा ना। अब यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मीन शुड बी सेम, सो मैं क्या लिखूँगा, हेयर mean of first distribution should be same as mean of second distribution, that in general is normally mean, that is x bar. Now this implies coefficient of variation first distribution का कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा 1 अपॉन मीन इंटू 100, यानी x बार इंटू 100, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना हो गया, सिग्मा 2 अपॉन मीन इंटू 100। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके स्टैंडर्ड डेविएशन से, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो हम यहाँ पे देयरफॉर कह सकते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि डिस्पर्जन उसमें ज़्यादा होने वाली है, एंड जिसका स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन कम होगा दैट इम्प्लाइज कि उसमें डिस्पर्जन कम होने वाली है। कितना आसान है ये पता लगाना। तो चलिए इसी के साथ हम एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है कि यहाँ पे मुझे ना दो प्लांट्स दे रखे हैं ऑफ अ सर्टन फैक्ट्री
उन दोनों प्लांट्स में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, उनकी मंथली एवरेज इनकम कितनी है, एंड वेरिएंस उस डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे दे रखा है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे वेरिएंस भी दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि विच प्लांट हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो ये हम किससे पता लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे मुझे वेरिएंस दे रखा है 81 प्लांट ए का एंड 100 प्लांट बी का, यानी कि सोल्यूशन में सबसे पहले तो सिग्मा 1 स्क्वायर मुझे दे रखा है 81। ठीक है, प्लांट ए को मैंने सिग्मा 1 से, इसके वेरिएंस को मैंने सिग्मा 1 स्क्वायर से डिनोट किया। ठीक है, सिग्मा 2 स्क्वायर मुझे 100 दे रखा है। दिस इम्प्लाइज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएंस, है ना। इसका 9 है, इसका 10 है। वैसे तो हमें यहाँ पे देखते ही पता लग गया कि प्लांट बी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी भी निकाल सकते हैं, बट उसकी क्योंकि नीड नहीं है यहाँ पे, तो हम बोल लेंगे कि क्योंकि देख रहे हो आप उनकी ना, जो हमें जो डेटा दे रखा है उसमें एवरेज मंथली इनकम भी दोनों की सेम ही निकल कर आ रही है ना। तो देयरफॉर द प्लांट विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी मोर वेरिएबल, है ना, वो ज़्यादा वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लांट बी का ज़्यादा निकल कर आ रहा है, प्लांट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है देन प्लांट ए। तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। सो सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मोर फॉर प्लांट बी, हेंस इट हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 मेरा कह रहा है coefficient of variations of two distributions are 60 and 70 and the standard deviations are 21 and 16 respectively। तो हमें पता लगाना है उनका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, यानी कि मेरी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का अरिथमेटिक मीन क्या होगा और सेकंड का क्या होगा। तो सोल्यूशन में मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ अ वेरिएबल टू माय अरिथमेटिक मीन्स। लेट अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बी एक्स बार 1 एंड लेट अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन बी एक्स बार टू। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला पता है मुझे, कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। पता है ये फॉर्मूला, है ना, राइट। हेयर नाउ आई विल राइट कि जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की है वो कितनी है, वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 60। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी है, 70। सिग्मा 1 कितना दे रखा है, 21। सिग्मा 2 इज़ 16। ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है, बस अब मैं ये पुट कर दूंगा। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, यानी कि मीन 1 चाहिए। एक्स बार 1 मैंने किसको किया था, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अगर आप फॉर्मूले से देखो तो कितना आ जाएगा, ये उधर गया एंड सी वी मेरा डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का इंटू 100। सिग्मा 1 मुझे दे रखा है 21, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 60 एंड इंटू 100 जब आप करोगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10 एंड 7 5 ज़ा 35 मेरा निकल कर आ जाएगा मीन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड सिमिलरली सी वी मेरा सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का 70 है एंड सिग्मा 2 16 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आएगा दैट वुड बी सिग्मा 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंटू 100। तो सिग्मा 2 मेरा यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2 मुझे यहाँ पे 16 दे रखा है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकेंड वाले का 70 है एंड इंटू 100। एंड जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 22.85। कितना आएगा, 22.85।
5। सो एग्ज़ाम्पल नंबर 15 मेरा कह रहा है कि मुझे एक सर्टेन डेटा में ऑफ क्लास 11th के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्टूडेंट्स का डेटा हाइट एंड वेट्स में दे रखा है, यानी हाइट दे रखी है उनकी और वेट्स दे रखा है। क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि कैन वी से दैट द वेट्स शो ग्रेटर वेरिएशन दैन द हाइट। चलिए पता लगा लेते हैं। तो देखिए, वेरिएंस ऑफ हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 127.69। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ हाइट का, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर का, है ना। दैट वुड बी इक्वल टू 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जब आप रूट सॉल्व करोगे तो 11.3 आएगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 23.1361 kg स्क्वायर आएगा, है ना। एंड जब मैं इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूँगा तो वो आएगा 4.81 kg। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पर ना मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन देख कर ये नहीं बता सकता कि किस में डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है किस में कम है ना। प्रीवियस एग्जांपल में मैं बता पा रहा था, एग्जांपल नंबर 13 में मैं ये बता पा रहा था कि क्योंकि प्लांट बी की स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि प्लांट बी मेरा ग्रेटर वेरिएबिलिटी के साथ आया है। बट यहाँ पे अगर आप देखो एवरेज वेजेस, एवरेज मतलब मीन ही तो होता है, मीन इन दोनों का ही सेम था। बिकॉज यहाँ पे जो ये होता है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एग्जांपल नंबर 13 में उनका डिनोमिनेटर सेम था। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टडी कर पाया था विदाउट इवन वरिंग अबाउट माई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बट यहाँ पे तो आप देखो दोनों की ही मीन डिफरेंट है, इसका मीन भी अलग इसका मीन भी अलग, तो यहाँ पे मैं वो वाला लॉजिक नहीं लगा सकता कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, नहीं। यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर मैं हाइट का निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, 11.3 होल डिवाइडेड बाय इसका मीन कितना दे रखा है हाइट का, 162.6 इंटू 100। ठीक है, and 11.3 divided by this term into 100 would give me 6.95। ठीक है, and similarly coefficient of variation weight का would be, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4.81 होल डिवाइडेड बाय, अगर आप इसका वेरिएंस देखेंगे, वेरिएंस नहीं सॉरी मीन देखेंगे तो वो है 52.36 इंटू 100 एंड दिस वुड गिव मी 9.18। क्योंकि आप देखिए 9.18 ग्रेटर देन है 6.95 से, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट सिंस ग्रेटर देन है देन दैट ऑफ द हाइट, आई वुड से कि वेट्स की यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो हो रखी है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाइट का 6.95 आया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाइट का 6.95 आया एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेट का 9.18 आया। बिकॉज ये बड़ा आया है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि लास्ट एग्जाम्पल था 15.3 एक्सरसाइज से पहले। नाउ आई वुड एक्सपेक्ट कि आप एक्सरसाइज 15.3 खुद से सॉल्व कर सकते हो। उसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा बिकॉज वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप रॉकिंग।